जंगल केवल पेड़ नहीं होता। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जंगल में पेड़ के अलावा उसमें जीव जंतु भी हैं, कई तरह की तितलियां भी होंगी, कई तरह की चिड़िया भी होंगी, कई तरह के कैंची भी होंगे, कई तरह के सांप भी होंगे, कई तरह के जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी भी होते हैं। इसी तरह से झाड़ियां होंगी, कई छोटे जिनको हर्ब्स कहते हैं साग वो होंगे, कई पेड़ों में चिपटे हुए मॉस हैं, लाइकेन है, कई तरह के जंगलों में फफूंद होती है। ये सब मिलकर के जंगल की जैव विविधता को बनाते हैं। तो जिस जंगल की जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, वो जंगल उतना ही स्वस्थ माना जाता है। आग से क्या होता है कि पेड़ तो जलता ही जलता है, दरअसल वो उस सारी जैव विविधता को नष्ट कर देता है। आप सुन रहे हैं दोस्तों नैनीताल निवासी विनोद कुमार पांडे जी को, जो कि वन विकास निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये इनका एक बहुत छोटा सा परिचय है, लेकिन जिस रूप में लोग इन्हें जानते हैं, एक वनों के जानकार के तौर पर, वन विशेषज्ञ के तौर पर, पर्यावरण कर्मी के तौर पर, नैनीताल के सांस्कृतिक वातावरण में एक बहुत ही गतिशील व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। तमाम सारे मंचों से जुड़े रहे हैं। नैनीताल के पर्यावरण पर, वहां पर हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। मसलन कि कहां पर काई कम हो गई है, कहां पे जौंकें खत्म हो रही हैं, कहां पेड़ों पर के, तालाबों पर के कवक और शैवाल कम हो गए हैं। तो एक बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। खूब सारा ट्रैकिंग करते हैं और ट्रैकिंग के बहाने लोगों को जागरूक भी करते हैं कि कैसे एक बहुत ही संतुलित और एक विवेकपूर्ण विकास होना चाहिए। नैनीताल समाचार में बहुत अरसे से लिखते रहे हैं, युगमंच के साथ जुड़े हैं और भी तमाम मंचों से जुड़े हैं। हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि वनों की आग पर एक बहुत ही बेहतरीन और एक आधारभूत जानकारी वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। आइए अपनी जंगल बचाएं श्रृंखला का ये चौथा एपिसोड है। लगातार फायर सीजन पर हम बात कर रहे हैं, कभी वन अधिकारियों से तो कभी सोशल एक्टिविस्टों से। आज हम बात कर रहे हैं एक वनों के जानकार और वन विशेषज्ञ से। तो आइए दोस्तों, विनोद जी का स्वागत करते हैं। विनोद कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। विनोद जी, जंगलों की आग जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई लोग इसे अभी भी कमतरी के तौर पर ले रहे हैं, बहुत ही नॉर्मलाइज ले रहे हैं कि जंगलों की आग तो लगती ही है, ये तो सदियों से लगती आई है। तो क्या इतना ही हल्के में इस आग को लिया जाना चाहिए या फिर भविष्य के लिए ये एक बड़े खतरे का संकेत आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले से इसमें कोई शक नहीं है कि आग जंगल के पर्यावरण का एक हिस्सा रही है जी। जो कहते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी का एक पार्ट आग माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आग बेकाबू हो जाए। किसी भी चीज की कोई हिस्सा होना और उसका बेकाबू हो जाना, दोनों पर बड़ा फर्क है। पहले उसको फॉरेस्ट इकोलॉजी का हिस्सा इसलिए माना जाता था कि जंगल में कई प्रकार के खरपतवार वगैरह और कई अवांछित चीजें होती थी, तो एक हल्की फुल्की आग लगने से उसमें क्या हो जाता था कि उनकी संख्या थोड़ी नियंत्रित हो जाती थी। इसी तरह से आप ये सोचिए कि कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं, उसमें कुछ घास की प्रजातियां हैं और कई पेड़ हैं जैसे काफल है, उनके बीज जब तक एक बार थोड़ा आग से हल्के झुलस नहीं जाते हैं तब तक वो उगते नहीं हैं। अच्छा। तो हाँ, कुछ प्रजातियां हैं इस तरह की। उदाहरण के लिए मैंने कुछ घास की प्रजातियां और आपको ये काफल का जैसे बताया उदाहरण। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आग लगना जंगल के लिए लाभदायक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसके पीछे एक सामान्य अनुभव ये है कि अगर आप आज से 15-20 साल पहले का हिसाब देखेंगे तो 3 साल से 5-6 साल में एक बार कभी आग लग जाती थी, और अब क्या हो गया है कि आग हर साल लगने लग गई है और कभी कभी तो जाड़ों में भी लग जाती है। पिछले साल की मुझे याद है कि पिछले साल जाड़ों में ज्यादातर जंगल जल पड़े, जबकि आमतौर में ये माना जाता है कि जो जंगलों में आग लगती है ये गर्मियों के मौसम में लगती है। अब आप देखिए, अगर जाड़ों में भी आग लग रही है तो ये तो विनाशकारी कुछ लक्षण है ना, कुछ ऐसे कुछ गलत चीज हो रही है। तो इस बार भी आप देखिए, वैसे जो आग का जब ज्यादा आग लगती थी वो मई का दूसरा तीसरा हफ्ता ज्यादा माना जाता था। इस बार हम देख रहे हैं कि अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते से ही आग लगनी शुरू हो गई है। किसी साल क्या होता है कि जैसे ये जो प्री मानसून कहते हैं बारिशें, ये कई बार हो जाती हैं अप्रैल वगैरह में, मई में, तो उससे आग नहीं लग पाती, जंगल बच जाते हैं। लेकिन अगर उनका अभाव है, जैसे कि इस साल हो रहा है, प्री मानसून बिल्कुल हुआ ही नहीं है, न अप्रैल में हुआ है और मई में भी आसार कम है होने के, तो जंगल हमारे बेहिसाब जल रहे हैं। और यही नहीं, उत्तराखंड का लगभग हर इलाके में इस समय आग है। तो इस आग को जंगल के लिए आवश्यक होना या उपयोगी कहना ये बिल्कुल एक बेईमानी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और निश्चित रूप से अब जो आग लग रही है वो एक चिंता का विषय
हो चुकी है हमारे लिए। 5-6 सालों में पहले आग लगा करती थी, तब उस पानी का प्रबंधन क्या गांव के हाथ में हुआ करता था या वन विभाग उसमें पहल करता था? नहीं, देखिए, जब आप प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो जंगलों का प्रबंधन तो दरअसल वो बड़ा रोचक है। उसमें एक तथ्य कि जैसे अंग्रेज हमारे उत्तराखंड में 1815 में उन्होंने सिगौली की संधि के बाद उन्होंने उत्तराखंड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उन्होंने जंगलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। 1815 में जंगलों में प्रबंध उन्होंने तब किया जब रेल आई। रेल हिंदुस्तान में 1852 में आई सबसे पहले, जबकि आपकी ये बॉम्बे से पूना तक, ठाणे से पूना तक, इस ट्रैक पे इन्होंने ट्रेन सबसे पहले चलाई। दुनिया में भी नहीं थी ट्रेन उससे पहले, दुनिया में भी ट्रेन करीब 1835 के आसपास आई। तो जब ट्रेन आई तो ट्रेन क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, उससे एक जगह से दूसरे जगह का बड़े पैमाने पर यातायात संभव हुआ। अच्छा, रेल का ट्रैक बनाने के लिए जंगल काटने जरूरी थे क्योंकि तब जंगल बहुतायत में थे, और उसके अलावा रेल की पटरियां बनाने के लिए, रेल के जो केबिन बनाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत थी। उसके अलावा जो यहाँ की लकड़ी थी उसको ढो करके विदेश में, क्योंकि भारत तो उपनिवेश में चल रहा था, तो जो लकड़ी जैसे हमारी देवदार की लकड़ी है पहाड़ों में, ये तब तक ये कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। जब रेल बनी तो इसको ढोना आसान हो गया, यानी कि व्यापार करना आसान हो गया। तो उसके बाद जब रेल आई उसके बाद हमारे यहाँ व्यापारिक वाणिज्यिक वन प्रबंध शुरू हुआ, यानी कि जंगलों को अंग्रेजों ने या सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1864 से इसका इतिहास जो है कि ये जो हमारे उत्तराखंड के जंगल थे, ये जंगल इनमें व्यापारिक रूप से काटे जाने लग गए। और आप समझती हैं कि जब किसी चीज में व्यापार घुस जाता है तो वो अपना रुपये का नफा नुकसान इन चीजों को ज्यादा देखता है। तो उसके कारण ये गांव के हाथ में प्रतिबंध निकल गया तब से। लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि गांव वालों के बीच में और वन विभाग के बीच में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी समझ थी आपस में कि कभी आग लगती थी तो उस आग को बुझाने के लिए गांव के लोग भी मदद करते थे, क्योंकि बिना स्थानीय आबादी के मदद के जंगलों की आग का कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आग के बारे में सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आग अगर पहले जब पैदा होती है ना, वो छोटी सी चिंगारी होती है या एक छोटी सी एक स्थान पर होती है, उसको बुझाया जा सकता है। जितनी देर होते जाती है वो बड़े इलाके में फैल जाती है, फिर वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो अगर स्थानीय लोगों का सहयोग होगा तो उसको जल्दी बुझाया जा सकता है। तो जितनी जल्दी उसका पता लग जाए और बुझ जाए तो नियंत्रण हो जाती है। पहले से ये काम संभव था। आज निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों की जंगलों में भागीदारी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये भी एक आग के अनियंत्रित हो जाने का बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए पहले के बीच में नियंत्रण भले ही सरकार का रहा, लेकिन स्थानीय निवासियों, ग्रामवासियों और आपके वन विभाग के बीच में एक सामंजस्य था, एक समझ थी आपस में। उनके हक हकूक उनको समय पर मिलते थे, उनके वनाधिकार उनको समय पर मिलते थे। तो धीरे धीरे इन पर भी कमी की गई, और जैसे पलायन हो रहा है, जंगल में जंगली जानवर फसलों को नुकसान कर रहे हैं, उसके कारण लोग गांव से भी निकल रहे हैं। तो उन सब, और उसके अलावा कई अवैध काम भी हो रहे हैं, तस्करी हो रही है जंगलों से, उसके कारण भी गांव के लोग वन प्रबंध से विमुख हुए हैं। तो 5-6 सालों में लगने वाली आग अब हर साल लग रही है और इवन हजारों में तक लग रही है। तो किस स्तर पर इसकी तैयारियां होनी चाहिए वन महकमे की तरफ से? आप खुद वन विभाग में रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि आग को देखने का नजरिया, ये नजरिया भी हमारा बड़ा भिन्न भिन्न है। मैं दोषपूर्ण तो एकदम से नहीं कह रहा हूँ, अभी वो भिन्न भिन्न है। जैसे कि आप देखिए, मीडिया के लिए ये एक मीडिया इवेंट होता है ना, कि मतलब अरे आग लग गई तो अब भाई अब हम कुछ दे देंगे तो कुछ टाइम कट जाएगा। कुछ दिनों अखबार में आ जाता है कि आग लग गई और खूब शोर शराबा होता है, और उसके बाद कई अखबार तो मैंने देखे कि वो इसकी क्षति का भी 24 घंटे में आंकलन कर देते हैं कि इतने लाख का नुकसान हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हो गया ना। तो वो उनके लिए मीडिया इवेंट होता है, और उसके बाद जैसे ही वो बारिश के कारण से या किसी और कारण से वो आग जब शांत हो जाती है तो वो उस मुद्दे को भूल जाता है। आग अगर बुझ गई तो वो मुद्दा भूलने लायक नहीं है, मुद्दा तो अपनी जगह पर है। वो इस साल की आग बुझ गई, इसके बाद फिर अगले साल उगेगी, फिर फैलेगी अगले साल। तो इसलिए ये एक देखने का नजरिया है कि आमतौर में लोग भी
आजकल जैसे आप देख रही हैं कि पहाड़ों की तरफ जाएंगी तो चारों ओर गांव शहर सब धुएं से भरे हुए हैं। अभी बरसात शुरू हो जाएगी, लोग सब भूल जाते हैं। तो आग का सीजन खत्म होने के बाद ये समस्या भूलने वाली नहीं है, बल्कि उसके बाद इसको ज्यादा और जोरदार तरीके से देखने की और पहल करने की, नियंत्रित करने की, प्रयास करने की, बचाव करने की जरूरत उसके बाद भी है जी। और आमतौर में लोगों की धारणा क्या होती है, जो मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, वो इसको जंगलात की या वन विभाग की लापरवाही मानते हैं। कई बार वो ये भी कहते हैं कि भाई जंगलात वाले जंगलों में, ये कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग आमतौर में लोग ऐसा कहते हैं कि वन विभाग अवैध पेड़ कटवाता है, फिर उसके बाद माफियाओं को बेचता है और बाद में फिर उसके निशान मिटाने के लिए जंगल में आग लगा देता है। ये लोगों की एक आम धारणा बनती है। पौधारोपण करते हैं, करते नहीं है, उसको दिखाने के लिए आग लगा देते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इन चीजों की पुष्टि भी होनी चाहिए कि अगर अवैध पातन भी हो रहा है, अवैध जंगल में कटान हो रहे हैं या वृक्षारोपण जो कर रखा है वो नहीं हो रहा है, उसकी जांच, जो मैंने कहा ना, जब आग नहीं है उस दौरान भी होनी चाहिए। केवल आग के दौरान ही इसका जिक्र होना या उस पर हल्ला गुल्ला करना, चर्चा करना, वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप पर्यावरण जो वादी हैं, जो लोग पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो उनकी जो दृष्टिकोण होती है, जो कि एक सही दृष्टिकोण भी है, वो कहते हैं कि हमारी जैव विविधता नष्ट हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज दरअसल जंगल का, हमने क्या कर दिया है, हम जंगल को पेड़ का पर्यायवाची मान लेते हैं। यानी कि अगर आपने कहीं कुछ वृक्षारोपण कर दिया तो लोग कहते हैं जंगल लगा दिया। तो अक्सर आम आदमी की सोच ये होती है कि इतने जंगल जल गए, इतने पेड़ जल गए, फिर उसके बाद वो फिर हरियाली दिख जाती है, बरसात आने के बाद वो ठीक समझता है। लेकिन जो क्षति हो गई है इन चीजों की, अब सोचिए आजकल अधिकांश जो हमारी चिड़ियाएं हैं उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, वो अपने घोंसले बनाती हैं, उसमें अंडे देती हैं, बच्चे होते हैं। अब जंगल में आग लग गई तो उनके सब घोंसले नष्ट हो गए ना, तो उनके आने वाली जो संतति है वो नष्ट हो गई। इसी तरह से और भी जो जंगल में जो हमारे ये आपके हिरण प्रजाति के हैं, उनका भी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और वो घास से वंचित हो जाएंगे, कई जगह पर घिर के वो लोग मर भी जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, उनके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी प्रभावित हो जा रही है। और कई बार किसी प्रजाति की अगर संख्या कम है तो वो प्रजाति विलुप्ति के कगार पे भी पहुंच जाती है जी। तो जंगल को केवल बहुत सीमित में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एक जैव विविधता पर संकट के रूप में हमें देखना चाहिए जी। तो जो मैंने कहा ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होती है। तो हमें पहले ये पता करना चाहिए कि सही धारणा क्या होनी चाहिए। कि जो मैंने कहा ना कि मीडिया कह देता है आज वहां पर 10 लाख का नुकसान हो गया, आज 2 करोड़ का नुकसान हो गया, ये अनुमान है। एक अनुमान होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान दरअसल होता क्या है, कभी आप सोचिए कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान ऐसा होता है, अगर कोई घटना घट रही है, उस घटना का अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उसको कई बार अध्ययन किया जाता है, ताकि उसके परिणाम हर बार एक से आने चाहिए। अगर उसके परिणाम हर बार एक से आ रहे हैं तो इसका मतलब जो सिद्धांत हम दे रहे हैं सिद्धांत सही है। अगर उसके परिणाम निष्कर्ष अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर कुछ गलती है। अनुमान तो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई कहेगा 2 लाख का नुकसान हुआ है, कोई कहेगा 2 करोड़ का, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से उसकी विश्लेषण करेगा वो एक मेथोडोलॉजी के तहत करेगा, एक विधि के तहत करेगा कि इसको आंकलन मैंने कैसे करना है, किस तरह से नापना है, पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति थी, उसमें तो महीनों लगेंगे। तो ये पूरा पर्यावरण हमारे अनुमान पर चल रहा है। अधिकांश लोगों को हम देखते हैं कि कोई पेड़ों के बारे में कोई कहीं भाषण भी दे देते हैं, कोई और प्रजातियों के बारे में, जंगली जैसे। एक बहुत गलत धारणा क्या होती है कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि अब हिंदुस्तान में 2555 शेर हो गए हैं। एक अकेले शेर के बढ़ने से जंगल के बाकी वन्य जीवों की संख्या का आंकलन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ संरक्षण के लिए पेड़ और शेर और हाथी का जिक्र किया जाता है। बाकी जो हमारी तितलियों को कौन बचाएगा, हमारी मधुमक्खियों को कौन बचाएगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों को अगर आप रोल देखें, परागण जब तक नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन पौधों का नहीं होगा, चाहे वो खेती की फसलें हो चाहे जंगल की फूल हो, तो उनके आगे की जनरेशन स्वस्थ नहीं बनेगी। तो हर एक प्रजाति जो पर्यावरण में मौजूद होती है उसका एक निश्चित रोल होता है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो उन सबको समग्रता में देखने की हमारे पास एक दृष्टि होनी चाहिए। और पर्यावरण पर शोर बहुत है। हर साल आप देखेंगे
बरसात का सीजन आएगा, रिकॉर्ड बन जाते हैं। कई बार आता है कि भाई आज इतने वृक्षारोपण लगा दिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका विवरण दर्ज हो गया है। अरे पेड़ लगा करके अगर जंगल या पर्यावरण बचने वाला होता तो ये दुनिया का, हिंदुस्तान का पर्यावरण आज बहुत आगे बढ़ गया होता। हर साल नए 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 रिकॉर्ड बनते जाते हैं। इसका मतलब ये धारणा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नारे ये सुनेंगे, अधिक पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। वृक्ष का महत्व अपने आप में है, लेकिन जब आप केवल वृक्ष का महत्व कहेंगे, बाकी वनस्पतियों को या बाकी जीवों को अगर आप नहीं उसमें गिनेंगे तो आपकी दृष्टि अपूर्ण होगी। अपूर्ण दृष्टि होगी तो उसका निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण आएगा जी। तो ये दृष्टिकोण की मैंने एक समझ बनाने की बात कही। अच्छा, अगर भरपाई की बात करें तो आपने कहा कि मीडिया अगर उसके बाद शुरू होता है कि बात करें, लेकिन क्या भरपाई क्या संभव है? देखिए ऐसा है, बहुत बढ़िया आपने ये पूछा है मुझसे इस समय। इसका पहले आपको कारण पता करना पड़ेगा कि जंगल की आग का कारण क्या है। जी बिल्कुल। जब हमें उसका रोग का कारण पता होता है तभी तो उसका निदान किया जाता है। तो हमें कारण में सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रमुख चीज क्या है, हमारे जंगल का कंपोजिशन बदल गया है। कंपोजिशन का मतलब ये था कि उसमें जो अलग अलग प्रजातियां थी उनके बीच का जो आपसी अनुपात था वो गड़बड़ा गया है जी। और वो कैसे गड़बड़ा गया है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर आप पहाड़ों में घूमने जाए ना, कभी पहाड़ की तरफ को जब निकलते हैं आप, तो आप देखिए कि आपको जैसे अगर आप ये रानीबाग से ही यहाँ हल्द्वानी का ले लें, कुमाऊं का ले लें अगर, या उधर पौड़ी साइड का ले लें, तो आपको चीड़ के जंगल ज्यादा दिखते हैं। तो चीड़ का, इसको कहते हैं फॉरेस्ट्री की भाषा में, चीड़ का पूरा मोनोकल्चर बन गए हैं। यानी कि मोनोकल्चर जिसमें एक ही प्रजाति होती है। जबकि जब अंग्रेजों ने या हमारे आजाद भारत में भी ये पहले चीड़ के मोनोकल्चर नहीं थे, ये सब मिश्रित वन थे। मिश्रित वन में ये हो जाता है कि उसमें चीड़ तो होगा, साथ में उसमें चौड़ी पत्ते वाले पेड़ भी बहुतायत में थे। तो अब चौड़ी पत्ते वाले पेड़ों का महत्व क्या है? जैसे बांस का पेड़ को हम चौड़ी पत्ते का एक बांज है, काफल है, उतीस है, बुरांस है, इन पेड़ों को आप कह सकते हैं कि ये चौड़ी पत्ते वाले पेड़ है। चौड़ी पत्ते वाले पेड़ और जो ये चीड़ टाइप के पेड़ होते हैं इनको कोनिफर कहते हैं। अब इनके बीच में, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि चौड़ी पत्ते वाले पेड़ों में जब उनकी पत्तियां गिरती हैं तो वो गल बहुत आसानी से जाती हैं। तो वो गलने से क्या करती हैं कि वो जमीन में खाद बना देंगी, और जो वो खाद बनाती हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है जंगल में। तो जंगल की खाद है। कभी आपने सोचा कि इस जंगल के, जब हम घर में एक पौधा लगाते हैं उसको हमें खाद पानी देना पड़ता है, तो जंगल के पौधों को खाद पानी कौन देता है? जंगल का अपना एक तंत्र है भाई, बिना खाद पानी के तो वो पौधे भी नहीं जिएंगे ना। बिल्कुल। जब पौधे को खाद पानी चाहिए तो जंगल के पौधे को भी तो चाहिए। आखिर हमने जो भी पौधा आज हम अपने यहाँ उगाते हैं उसका ओरिजिन तो जंगल से ही हुआ है ना, जंगल से तो हम उस प्रजाति को लाए हैं। बिल्कुल। तो वो खाद पानी देने का, जो खाद सबसे महत्वपूर्ण देती है चौड़ी पत्ते वाले पौधे, उनकी पत्तियां गलने से देती हैं। और उनमें क्या होता है कि जब वो गलती है, मैंने कहा जो ह्यूमस बनता है, आप एक अच्छे प्राकृतिक जंगल में जाएं, कभी बांस के जंगल में जाएं, आप घने बांस के जंगल में, आपको वहां एक हल्की ठंडक महसूस होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसमें नमी रहती है। तो नमी जंगल का एक आवश्यक गुण है। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, यही नमी वो एक कारण है जो जंगल को आग से बचाता था। अगर कहीं पर पानी की मौजूदगी होगी तो आग कैसे फैलेगा, आप मुझे बताइए आप। और चौड़ी पत्ते वाले जो जंगल हैं, वो जंगल के नीचे, बांस के जंगल के नीचे आप देखेंगे तो आपको पानी के स्रोत जरूर मिलेंगे। तो यानी कि जो पानी बरसता है, जंगल का एक बहुत बड़ा गुण, हमें हवा देना, केवल कहते हैं ऑक्सीजन तक सीमित कर दिया जंगल को। जंगल पानी भी हमें देते हैं। जो हमारी सदा नीरा नदियां हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, कहां से पानी आ रहा है उनमें? ये जो जंगल में पेड़ों ने पानी रोक रखा है, उसी पानी को तो धीरे धीरे रिलीज करती रहती हैं। तो जंगल का एक आवश्यक गुण नमी को भी रोकना है अपने आप में। तो वो जब चीड़ का मोनोकल्चर बन गया है, तो क्योंकि चीड़ की पत्तियां गलती नहीं है, जो पिरूल होता है वो गलता नहीं है,
न गलने से उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसके न गलने से उस चीड़ के जंगलों में नमी कम होती है। जब उसमें नमी कम होती है, जब आग का खतरा होता है, कभी सूखा मौसम आता है या तेज गर्मी पड़ती है, तो वो जलने लग जाता है। जब उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है तो वो फिर हमारे आसपास के बाद के जंगलों तक भी फैल जाती है। और जब चीड़ का जंगल जो उन्होंने मोनोकल्चर लगातार बना दिया, जो मैंने कहा अकेले चीड़ की प्रजातियों के जो पेड़ों के इतने बड़े बड़े जंगल बन गए, उसके कारण हमको आग की तीव्रता हर साल ज्यादा देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसी फॉरेस्ट्री चाहिए, हमें वन प्रबंध में एक ऐसा इंतजाम चाहिए जो कि इन चीड़ के जो पेड़ हैं उनको इसके पुराने वाले रूप में, जो कि मिश्रित वन था जी, वो काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। उसके लिए आपको एक वन विज्ञान चाहिए सुदृढ़, और उसमें निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। उसके बाद तो जब वो लोग मिलकर करेंगे, उस चीड़ का जो मोनोकल्चर है, या कहेंगे जो चीड़ जंगलों में पानी का ह्रास हो गया है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं आग क्यों लगती है, मैं उनको सीधा सपाट में कहता हूं, एक लाइन में उत्तर देना है तो मैं ये कहता हूं कि जंगल को जो नमी के कारण प्रतिरोधक शक्ति मिलती थी, वो जंगल की प्रतिरोधक शक्ति का क्षरण हो गया है बुरी तरह से। इसलिए जंगल अपना, पहले से जंगलों में आग कम क्यों लगती थी, क्योंकि जंगलों में ये प्रतिरोधक शक्ति थी, यानी कि जंगल में नमी मौजूद रहती थी। जी। और ये सब जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जंगल का कंपोजिशन बदल गया है। बिल्कुल। तो ये कारण है, तो ये दीर्घकालीन कारण है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप अगले साल सोचेंगे तो हम कंपोजिशन बदल देंगे ना, ये दीर्घकालीन है। बिल्कुल। और हमें कुछ तात्कालिक उपाय भी करने पड़ेंगे उसके लिए। बहुत ही बेहतरीन बातें आपने बताई पांडे जी। अब हम इस पर बात आना चाहते हैं कि दीर्घकालिक उपाय क्या हो सकते हैं और तत्कालिक उपाय क्या हो सकते हैं। जी, मैंने तो संक्षेप में आपको बताया। दीर्घकालिक में तो हमें ये जो वन विज्ञान को एक ऐसा सिल्वीकल्चर में ढूंढते हैं, जंगलों को उगाने का जो साइंस होता है उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे सिल्वीकल्चर जंगलों में है, अधिकांश सिल्वीकल्चर हमारे वाणिज्यिक वानिकी की ओर के हैं। अब हमें पूरी तरह से एक संरक्षणात्मक वानिकी की ओर जाना पड़ेगा। क्या बात है। और उसमें हमें ये जो मोनोकल्चर जहां भी बने हुए हैं, उसके लिए हमें इसको एक मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट के रूप में हमें उनको धीरे धीरे बदलना। उस बदलाव के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। ये तो दीर्घकालीन उपाय होगा, लेकिन जो तत्कालिक उपाय चाहिए हमें कि अगर आग लग गई अब क्या करें। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, पिछले साल जब आग लगी थी तो हाईकोर्ट उत्तराखंड में एक PIL पर डिस्कशन हुआ था। उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आई थी कि वन विभाग के पास फील्ड में 50% से भी कम स्टाफ है। अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा तो आप वहां पर काम कैसे करेंगे। वन विभाग में एक तो स्टाफ ही नहीं है, फिर स्टाफ में कितनी इच्छा शक्ति है ये तो बात की बात आएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टाफ तो पूरा करना चाहिए ना। और अभी भी मैं खुद देखता हूं, क्योंकि मैंने वन विभाग के साथ काम किया हुआ है, मैं ये देखता हूं कि जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है उसको वन रक्षक कहते हैं, वन आरक्षी नाम रख दिया गया है उसका। तो वो जो वन आरक्षी होता है उसकी जो कार्यक्षेत्र एक बीट कहा जाता है। वो बीटें इतनी बड़ी बड़ी हैं, 30-30, 40-40 किलोमीटर लंबी बीटें हैं। वो आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता है, वो उसकी बीटें छोटी होनी चाहिए, उसका कार्यक्षेत्र आपको छोटा करना चाहिए, और तो उसके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए अपना इन जंगल के लिए। पहली चीज तो आपको ये चाहिए। दूसरी चीज उसको तकनीकी, पूरे वन विभाग को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से, टेक्नोलॉजी एंड साइंस दोनों में जंगलात जो है वो बहुत पिछड़ गया है। कई सालों से उसने अपने को अपडेट किया ही नहीं है ठीक से, वो पुराने तौर तरीकों पर चल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने को टेक्नोलॉजी में भी और साइंस में भी दोनों को आपको अपडेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जिसका हमारे पास शुरू में जिक्र कर चुके थे अभी, कि स्थानीय सहभागिता तो है ही नहीं। स्थानीय सहभागिता अगर आपको होगी तो पता चला आपको गांवों से ही सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करने को तैयार होंगे। लेकिन सवाल है वो लोग मदद करने के लिए प्रेरित कैसे हों। पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा कि कई गलत कामों के कारण या गलत नीतियों के कारण स्थानीय समुदाय और वन विभाग के बीच में सामंजस्य समाप्त हो चुका है। उस सामंजस्य को जोड़ना है। अब उसको जोड़ने के लिए तरीके तभी होंगे। देखिए कि कहते हैं कि जब गाय दूध देती है ना, दुधारू गाय की लोग ज्यादा कद्र करते हैं। तो इसी तरह से अगर स्थानीय लोगों को वन विभाग से लाभ नहीं मिलेगा तो वो कुछ जंगल को बचाने के लिए क्यों प्रेरित होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ साल पहले मैं उसमें शामिल भी था, एक इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था
कि इको टूरिज्म में ये था कि पर्यावरण आधारित पर्यटन, और वो था कि गांव के लेवल पर पर्यटन को ले जाना। तो अगर सोचिए किसी गांव में अगर हमने एक इको टूरिज्म का मॉडल बनाया और उस गांव में एक झरना बहता है, वहां पर कई पक्षी आते हैं, वहां पर जैव विविधता अच्छी है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। अब आप सोचिए कि सपोज किसी कारण से वहां आग लग जाती है और ऐसा लगता है इस झरने का पानी घट जाएगा, यहाँ की जैव विविधता घट जाएगी, तो गांव के लोग सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह के मॉडल ढूंढने पड़ेंगे हमें कि जिससे कि गांव वाले कि जंगल से रोजगार के रूप में देखें। रोजगार जरूरी नहीं है कि जंगल से पेड़ काट के ही मिले, हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि जो उनके जायज आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि हक हकूक अधिकांश गांव वालों के निर्धारित हैं। हक का मतलब होता है अधिकार, उसको देना ही पड़ेगा आपको। उसको देने में ये जरूरी है कि वन विभाग बेईमानी न करे, लापरवाही न करे, उसको बहुत ईमानदारी से और सुलभता से, उसमें ज्यादा चक्कर काटने न हो। ये न हो किसी को एक पेड़ चाहिए, मकान टूट रहा है कि साहब मुझे एक पेड़ चाहिए, आप उसको 30 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, उसके गाँव के नजदीक की जगह में दीजिए, ताकि उसे लगे कि ये जंगल तो मेरा है। ये जब उसकी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये जंगल मेरा है, कल कोई जंगल अगर खराब हो जाएगा तो इससे मेरे हक और मेरे अधिकार, मेरी सुविधाएं ये प्रभावित हो जाएंगी। तो स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए जितने आसानी से, मैंने कह दिया, इतने आसानी से नहीं बढ़ेगी। इसके लिए वन विभाग को अपना नेचर बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। वन विभाग अभी मुख्य रूप से पुलिसिया टाइप का हो गया है कि वो जो है डंडे के जोर पर काम कराना चाहता है। आपको डंडे के जोर पर काम नहीं कराना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलजुल करके आपको काम कराना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वन प्रबंध में व्यापक बदलाव की जरूरत है। और तत्कालीन रूप में जो हमने कहा था कि अब वो तो अगले साल से ही होना चाहिए कि आप स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बनाएं, अपने जो सीजनल वर्कर होते हैं गांवों से रखें, अपने स्टाफ को पूरा करें, स्टाफ की ट्रेनिंग करें, और दीर्घकालीन के लिए वनों के प्रबंध को आपको बदलना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, जंगल में भले ही आपको ये पेड़ दिख करके हमें एक एहसास हो जाए कि हरियाली है, जंगल बचे हुए हैं, चीड़ के पेड़ देख के हमें हरियाली का आभास हो जाता है, लेकिन वो पारिस्थितिकी की दृष्टि से चीड़ के पेड़ का कोई विशेष उपयोग नहीं है। हमारे आने वाले समय में हम प्रकृति के जो हमें अभी तक लाभ मिलते हैं, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे शुद्ध हवा के रूप में हो, चाहे कई वन उत्पादों के रूप में हो, हम उससे वंचित हो जाएंगे। कई प्रजातियां हो सकता है कि देखते देखते विलुप्त हो जाएं, हमारी जैव विविधता एक संकट के कगार पर आ जाए। तो इसलिए आग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसको हल्के फुल्के कि ये तो एक हिस्सा है, ये तो लगेगी ही, ये नहीं करना चाहिए। हमने लगने पर उस पर चिंतित होना जरूरी है। जी सर, क्योंकि ये बेकाबू हो रही है। चीड़ के जंगलों के बीच में क्या बांज के पेड़ लगाना या और मिश्रित वन लगाना क्या संभव है? बिल्कुल। आपको देखिए, जंगल को उगाने के लिए जंगल की परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती हैं। आपको प्लांटेशन भी कर सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ में ऐसी परिस्थितियां आप पैदा कीजिए कि जैसे बांज के जंगल को जो परिस्थितियां अच्छी लगती हैं, जैसे बांज के जंगल को छाया अच्छी लगती है, उसको नमी अच्छी लगती है, तो उस तरह की परिस्थितियां आपको जंगलों के बीच में किसी न किसी रूप में, और उसको आग से बहुत परेशानी होती है। क्योंकि कभी मैं अगर आपको बताऊं, चीड़ के पेड़ में आग नहीं लगती। उसको नेचर ने एक ऐसा नियम दे रखा है कि चीड़ का पेड़ का जो बक्कल होता है बाहर से, वो आग का रोधक होता है, लेकिन बांज का पेड़ बेचारा इतना नाजुक होता है कि जब उसमें आग लगती है तो समूचा पेड़ जलने लग जाता है। और पूरे जंगल में ऊपर से, मतलब चीड़ के पेड़ में तो जमीन से आग फैलती है, बांज के पेड़ में हवा से भी आग फैलना शुरू हो जाती है। तो आग से बचना बांज के पेड़ को तो आता ही नहीं है। उसको प्रकृति ने ये गुण दिया ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी आग देखी नहीं अपने पूरे विकास के काल में। तो इसलिए उस तरह के जंगलों को विशेष परिस्थितियों में बचा के आपको विशेष प्रबंध, भले बड़े बड़े पैचों में आप वो काम नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे इलाके आपको एक आइलैंड टाइप के, द्वीप टाइप के बना करके, ये हम ये चाहेंगे कि हमारे सैकड़ों किलोमीटर में एक साथ बदल जाएगा, नहीं होगा। उसके बीच में छोटे छोटे प्लॉट बना करके इस तरह के एक सिल्वीकल्चर विकसित हमें करना पड़ेगा, और बिल्कुल संभव है, सब कुछ संभव है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, वन विभाग की इच्छा शक्ति हो, तो ये काम हो सकता है, और हुआ है कई जगह पर। वहां पर गोपेश्वर में वहां के लोगों ने एक स्थान था, वहां पर गोपेश्वर के नजदीक है, लोग देखने जाते हैं वहां, और चौखुटिया से ऊपर का जो दूधा तोली वाला जंगल है, तो सच्चिदानंद भारती का काम था वहां पर। तो उन्होंने जो है, जहां पर जंगल नहीं था,
उसमें चारों ओर से ताड़ बाड़ करके संरक्षित करके वहां जंगल उगाया और पानी के स्रोत फिर जो बंद हो गए थे वो शुरू हो गए थे। तो वो ये भी सिद्ध करता है कि पानी जंगल का उत्पाद है। जी, क्या बात है। जंगल का महत्वपूर्ण उत्पाद है। और जब वहां पर ये मिश्रित वन उगेंगे तो अपने आप चीड़ ये आग से प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस सब के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और कभी आपने देखा कि जंगल या जंगलों की आग हमारे इलेक्शन का मुद्दे बनते हैं? क्यों नहीं बन सकता? तो ये भी तो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो रहा है। बिल्कुल। हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्हें भी चाहिए इस मुद्दे को इस रूप में सही अर्थ में जनता तक ले जाएं कि ये मुद्दा बने हमारा एक। बिल्कुल। पिरूल प्लांट को लेकर अभी सरकार ने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। उनका कहना है कि उससे भी पिरूल की खपत होगी और बिजली उत्पादन होगा। देखिए, पिरूल नजदीक के इलाके का तो आप ले आएंगे। चीड़ के, आप तो पहाड़ की रहने वाली हैं, चीड़ के जंगल तो बहुत दूर दराज भी होते हैं, वहां से उसको ढोना लाना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो पिरूल से जो बिजली बन रही है मुख्य रूप से, उसकी कीमत काफी ज्यादा है, करीब 11-12 रुपया बैठ रही है एक यूनिट। वो तो सरकार ने उसमें सब्सिडी दे रखी है ना, तो वो बहुत लंबे समय तक और बड़े एरिया में वो नहीं फैल पाएगा। लेकिन एक प्रयोग के रूप में ठीक है, एक लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन उससे अगर आप सोचेंगे जंगल की आग रुक जाएगी, वो देखिए पिरूल तो गिरता रहेगा, जंगल चीड़ का जंगल अपनी जगह पे रहेगा, हर साल पिरूल। हम तो कह रहे हैं उस पेड़ के जंगल के कंपोजिशन को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ तर्क कुतर के ऐसे भी दिए जाते हैं कि चीड़ तो ऐसी जगह पे उगता है, चट्टानों पे, रूखी सूखी जगह पे, कुछ और तो होना नहीं, तो एटलीस्ट जाए। अब हमने परिस्थितियां उसके लायक ऐसी बना दी हैं। अगर आप हाई एल्टीट्यूड में देखेंगे जहाँ चीड़ नहीं है, क्या वहाँ वनस्पतियां नहीं उगती हैं क्या? नैनीताल के जंगलों को देखेंगे, नैनीताल तो पूरा, अगर आप देखिए कि पूरा पथरीला और ढलान पर बसा हुआ है, यहाँ पर तो बांस के जंगल हैं। तो अगर आप कल को अगर यहाँ की परिस्थितियां, हम इसको अवनत करते जाएंगे यहाँ की मिट्टी को, तो निश्चित रूप से यहाँ भी चीड़ आ जाएगा। बल्कि मैं तो नैनीताल में कई जगह देखा चीड़ का पदार्पण हो चुका है नैनीताल के अंदर भी। तो कुछ सालों बाद यहाँ पूरा चीड़ आ जाएगा, फिर हम कहेंगे ऐसी जगह पर होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि वो जगह है इतनी अवनत हो गई है कि वहां पर अब चीड़ ही उग सकता है, दूसरी चीज नहीं उग पा रहा है। उसको अवनत करके उसको उन्नत भूमि बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, मिट्टी रोकनी पड़ेगी, पानी रोकना पड़ेगा वहाँ। सर, चलते एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि इसको हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस परिघटना को देखें कि अभी अमेजन के जंगल जले, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े पैमाने के जंगल जले, तो ये सब क्या ग्लोबल वार्मिंग का भी एक असर है? देखिए, ये ऐसा है, एक बाहर बीमारी आ रही है और मेरा शरीर कमजोर है, तो वो बीमारी मुझ पे अटैक कर जाएगी। अगर बाहर बीमारी आ रही है और मेरे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति है, तो वो बीमारी मेरे अंदर नहीं घुस पाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी अगर, तो तब तो हमें और ज्यादा जरूरत है कि हम अपने जंगल को उस ग्लोबल वार्मिंग से प्रतिरोधक रूप में तैयार करें, तब तो और ज्यादा जरूरत है उसकी। और ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमारे तंत्र कमजोर हो जाएगा जंगल का, तो निश्चित रूप से वो उसको बर्बाद करके रख देगा। ग्लोबल वार्मिंग सत्य है, ये खतरा है। आप ये सोचिए, जैसे कि कोरोना जब फैला ना जी, जब कोरोना फैल रहा था तो हमसे क्या कहा गया था? लोगों से कम मिलिए, हाथ मत मिलाइए। हमने कुछ अपने बचाव के तरीके अपनाए ना, मास्क लगाइए ताकि हमें बीमारी ना आए। तो इसी तरह से जब ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, खतरा आ रहा है, तो हमें तो अपने बचाव के तरीके और मजबूत करने चाहिए ना। हमें उसकी आड़ में छुपना नहीं चाहिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हुई, जंगल जलेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग आ गई है तो हमें जंगलों को और मजबूती के साथ हमें बचाना चाहिए और ज्यादा इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। जी। तो सर, बहुत ही बेहतरीन बातचीत और बहुत ही आधारभूत बातचीत आपने रखी जंगलों पर। मुझे लगता है कि सभी हमारे श्रोता जो है वो लाभ लेंगे इस बातचीत का, समझ में कुछ आएगा। और हमारे वन महकमे के लोग अगर इस बातचीत को सुनेंगे तो वो भी थोड़ा इच्छा शक्ति क्या बता उनकी भीतर जागे। तो कोई संदेश हो आपका हमारी तमाम उत्तराखंड की जनता के लिए? बस मेरा तो यही है कि मैं कहता हूँ कि पर्यावरण को उसके एक पेड़ के रूप में या एक हाथी शेर के रूप में न देखें, बल्कि उसको समग्रता के रूप में देखें। जिस दिन हमारे लोग पूरे पर्यावरण को समग्रता के रूप में देखना शुरू कर देंगे, हमारे पर्यावरण की आदि समस्याएं तो उसी दिन समाप्त हो जाएंगी। ये मेरा अपना संदेश भी है, ये मेरा विचार भी है। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, विनोद कुमार पांडे जी ने वनों को लेकर, जंगलों को लेकर, पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही शानदार दृष्टि आप सब लोगों के सामने रखी कि क्या होना चाहिए, दीर्घकालिक योजनाएं क्या होनी चाहिए, अल्पकालिक में, तत्काल में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति की इसमें बहुत जरूरत है।
ये बहुत ही सुंदर बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप हल्द्वानी शहर से बाहर रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी।